हेलो दोस्तों, आज जो है हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स का यूनिट सेकंड देखने जा रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एनालिसिस? डिमांड एनालिसिस से हम क्या समझते हैं? डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। और हमें ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताना है जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को जो है प्रभावित करते हैं। ओके, तो दोस्तों यदि हम डिमांड के बारे में बात करें तो डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है, किसी भी कमोडिटी की डिमांड का मतलब ये होता है कि डिजायर होना कुछ परचेज करने के लिए। ओके, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट मनी होना चाहिए, यानी डिजायर होना विद द परचेजिंग पावर। और एक और चीज उसमें यह है कि आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए उसको खर्च करने के लिए, विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी। उसी को ही हम डिमांड बोलेंगे कि डिजायर टू परचेज समथिंग। ओके, ये शॉर्ट में हो गई हमारी डिमांड। अब डिमांड एनालिसिस की यदि हम बात करें तो डिमांड एनालिसिस मींस एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। डिमांड एनालिसिस का मतलब होता है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी कमोडिटी या सर्विस की डिमांड जो है प्रभावित करते हैं, उनको जानना, ऐसे फैक्टर्स को जानना ही हम डिमांड एनालिसिस कहते हैं। इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। ये हमें बेस देते हैं जिससे हम डिमांड को फोरकास्ट कर पाए कि फ्यूचर में किस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है। और इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसमें जो है लॉ ऑफ डिमांड इंक्लूडेड है कि डिमांड का लॉ क्या होता है, उसूल क्या होता है, जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड कर्व क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल सी चीज हमने देखी कि डिमांड एनालिसिस, तो उससे पहले हमने डिमांड देखा। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिजायर टू परचेज समथिंग हैविंग अ परचेजिंग पावर। हम डिजायर कब होगी होनी चाहिए? जब आपके पास परचेसिंग पावर भी है। डिजायर है बट पैसा ही नहीं है तो उसकी डिमांड कहाँ से आएगी? परचेसिंग पावर। और थर्ड चीज जो है विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी। आप चाहें तो लिख लीजिए, सबसे पहले आ जाएगा आपका डिजायर टू परचेज। ओके, सेकंड परचेजिंग पावर होना चाहिए यदि हम डिमांड की बात करें। और थर्ड की यदि हम बात करें तो विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की डिमांड एनालिसिस के ऊपर। तो डिमांड एनालिसिस एक ऐसा अटेम्प्ट है या ऐसा तरीका है जिससे हम ऐसे फैक्टर्स जान पाते हैं जिससे किसी कमोडिटी की डिमांड जो है प्रभावित होती है, उन फैक्टर्स को जानना। इसमें जो है आपका लॉ ऑफ डिमांड भी आ जाता है, डिमांड शेड्यूल भी आ जाता है और डिमांड कर्व भी आ जाता है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका जो है डिमांड एनालिसिस। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड जो है प्रभावित होती है? सबसे पहले यदि हम बात करें तो प्राइस से। ऑब्वियसली यदि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जो है कम है तो उसकी डिमांड जो है क्या होगी? ज्यादा होगी। हम खुद देखते हैं, यदि हमें कुछ परचेज करना है और हम देखते हैं कि प्राइस जो है कम हो गई है तो हम उसको परचेज करना पसंद करते हैं, यानी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है बढ़ जाती है। ओके, दूसरा इम्पैक्ट यदि देखें कि डिमांड को और कौन सा फैक्टर जो है प्रभावित करता है, तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज की प्राइस क्या है, ये भी डिमांड को इम्पैक्ट करती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स दैट मीन्स एक के बिना दूसरा जो है नहीं चल पाता है। जैसे हम बात करें ब्रेड एंड बटर, ऑलमोस्ट एक साथ यूज किए जाते हैं, है ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। या फिर हम बात करें पेन है आपके पास बट उसकी रिफिल नहीं है, तो पेन एंड रिफिल एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट यानी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बजाय आप और कोई प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे टी का सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा? कॉफी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है आपकी डिमांड को इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें यदि हम ब्रेड की, है ना, यदि ब्रेड का प्राइस जो है कम होता है, या हम बात करें, ब्रेड की बात नहीं करते हैं, बटर का प्राइस जो है यदि कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है दैट इज ब्रेड, उसकी डिमांड जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ये है कॉम्प्लीमेंट्री। वहीं सब्स्टिट्यूट की यदि हम बात करें, टी का प्राइस जो है बढ़ता है यदि, तो कॉफी की डिमांड जो है क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो ये
जो है ये भी इम्पैक्ट करती है डिमांड की, कि एक की प्राइस जो है यदि बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी सब्स्टिट्यूट के केस में। और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हमने क्या देखा कि यदि बटर की प्राइस कम हो रही है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी डिमांड जो है बढ़ेगी, क्योंकि बटर लोग खरीदना पसंद करेंगे तो साथ में ब्रेड भी खरीदेंगे। दिस इज द थिंग। देन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स जो है प्रभावित करती है डिमांड को। यदि इनकम ऑफ कंज्यूमर्स जो है अच्छी है, हाई है, तो दे विल परचेस द कमोडिटीज, और कमोडिटीज परचेस करते हैं तो ऑब्वियसली जो है उसकी डिमांड जो है वो मतलब ऐसा गुड्स जो उनको पसंद है और उनकी इनकम अच्छी है तो ऑब्वियसली वो उसको परचेस करेंगे, तो ये इम्पैक्ट करती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिमांड को इम्पैक्ट करता है। कोई भी प्रोडक्ट भले महंगा हो लेकिन कंज्यूमर चाहता है, वो फैशन के हिसाब से चलना चाहता है, फैशन में ट्रेंडिंग यदि कोई पर्टिकुलर गुड्स है और वो उसके अकॉर्डिंग चाहता है तो दैट विल इम्पैक्ट द डिमांड, उससे डिमांड जो है बढ़ेगी। तो ये फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है। फिर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यदि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ यदि होगा तो जो है डिमांड बढ़ेगी। किसकी डिमांड बढ़ेगी? जो नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ओके, नेसेसिटी ब्रेड एंड बटर हो गया, इस तरीके के, या कंफर्ट लेवल के जो प्रोडक्ट हैं उनकी यदि इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है। लेकिन यदि इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस है तो वहां पे जो महंगी चीजें हैं, जो लग्जरियस आइटम्स हैं, इनकी डिमांड जो है प्रभावित होगी। ठीक है। देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यदि इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन जो है यदि कम होती है तो डिमांड कम होगी। तो हम देखते हैं पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है डिमांड को। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी भी जो है डिमांड को इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन पॉलिसी की याद बात करें तो यदि गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया तो हम प्रिफर करेंगे कि वो प्रोडक्ट हम कम खरीदें, तो उसकी डिमांड जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी एक ऐसा फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है लॉ ऑफ डिमांड में। देन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी लॉ डिमांड का एक फैक्टर है जो उसको मेंटेन करके रखता है। यदि एडवर्टाइजमेंट आप यदि हर जगह जहां आप जा रहे हो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट जो है हर जगह दिख रही है ना, तो आप देखोगे यार कहीं ना कहीं यार ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हर जगह दिख रहा है, हम भी लेके देखते हैं। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी डिमांड को इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा डिमांड एनालिसिस, डिमांड क्या होता है, फिर डिमांड को एनालिसिस करना यानी फैक्टर्स ढूंढना जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं उसको हमने डिटेल में देखा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई डू डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। अब हमें लॉ ऑफ डिमांड, जैसे कि हमने पढ़ा कि डिमांड एनालिसिस में ये आता है कि हम जो डिमांड का नियम है उसको भी हम समझते हैं। तो उसी चीज को अभी हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। और ऐसा होता है कि डिमांड का जो कर्व बनता है जब हम उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो हमेशा नीचे जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि हम देखें तो लॉ ऑफ डिमांड शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा ये बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में जो है हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब भी प्राइस जो है कम होगी तो डिमांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है बढ़ जाएगी, ओके, of a commodity, okay, when the price of a commodity increases its demand decreases। जैसे कि अभी हमने बात की कि प्राइस यदि अगर बढ़ती है तो डिमांड जो है कम होगी, और वही उन्होंने बात की है when the price falls, जैसे कि अभी देखा the demand increases। तो डिमांड का नियम जो है क्या बोलता है, वो यही बोलता है कि डिमांड एंड प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इसके कुछ फीचर्स देख लें, लॉ ऑफ डिमांड के क्या फीचर्स हैं, लेट अस सी। सबसे पहला इनवर्स रिलेशनशिप, लॉ ऑफ डिमांड हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिमांड। हमेशा इनमें क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा, जो हमने ऊपर देख लिया। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, लॉ ऑफ डिमांड को कहा गया है कि ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती है कि कितनी क्वांटिटी इंपैक्ट करती है, तो इसे क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कहा गया है। देन इसमें लॉ ऑफ डिमांड में जब प्राइस और डिमांड की बात होती है तो उनका कहना यह है कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम, यानी बाकी की सभी चीजें जो हैं क्या रहती हैं, कांस्टेंट, यानी बाकी की सभी चीजें या बाकी के सभी फैक्टर्स में क्या आ जाता है,
यदि हम बात करें इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, हम मानते हैं एक जैसी रहेगी उस पर्टिकुलर समय में। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है उनका सेम रहेगा, उनकी चॉइस जो है सेम रहेगी। कंजप्शन पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। बाकी सब चीजों में ये सब चीजें आ जाएंगी, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, तभी जो है लॉ ऑफ डिमांड का नियम जो है फॉलो होगा। देन प्राइस एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड नहीं है, प्राइस एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इनका कहना यह है लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहा गया है क्योंकि प्राइस घटती है बढ़ती है उसके हिसाब से डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड के हिसाब से प्राइस घटती बढ़ती नहीं है। ओके, तो इसलिए प्राइस तो इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन डिमांड जो है डिपेंड होती है, किस पे डिपेंड होती है, दैट इज ऑन द प्राइस। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब हम देखें कि डिमांड कर्व जो होता है वो क्या होता है, और डिमांड कर्व का स्लोप जो है जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब वो नीचे की तरफ क्यों जाता है। ठीक है, व्हेन अ डिमांड शेड्यूल इज शोन ग्राफिकली इट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कुछ नहीं है, जब हम डिमांड को जो है शेड्यूल को जो है हम डायग्राम के वे में दिखाते हैं तो उसी को ही क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। ओके, इट एक्सप्लेन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट विल बी डिमांडेड अ डिफरेंट प्राइस। ये हमें बताता है कि अलग अलग क्वांटिटी डिमांड होगी जब प्राइस जो है डिफरेंट होगा, यानी प्राइस बढ़ता जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी, यहाँ प्राइस जो है कम होता जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है ज्यादा होती जाएगी, और इसी का ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ के वे में शो करना ही डिमांड कर्व कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Why does a demand curve slow downwards to the right? अब डिमांड कर्व क्यों नीचे की तरफ जो है स्लोप करता है राइट साइड, दैट मीन्स डिमांड जब भी कम होगी तो उसका प्राइस जो है क्या होता है, बढ़ता है। ओके, जब प्राइस बढ़ा हुआ रहता है तो डिमांड जो है कम होती है। वहीं हम देखें कि प्राइस जब भी कम होगी तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमेशा ज्यादा होगी, तो इसलिए इसका स्लोप डाउनवर्ड जाता है, जिसको अभी हम डायग्राम बना के देखेंगे। उससे पहले हम रीजंस जाने कि ऐसा क्यों होता है। तो एक कारण तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने देखा जब कंज्यूमर कंजप्शन करता है तो धीरे धीरे हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर उसकी यूटिलिटी जो है वो कम होती जाती है। तो अब वो चाहता है कि यदि जितना ज्यादा एडिशनल यूनिट मैं परचेज कर रहा हूं तो अब जो है उसकी प्राइस जो है मुझे कम मिलनी चाहिए, जितनी वो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है उसमें उसकी प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए। तो इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। दूसरा जो इम्पैक्ट होता है दैट इज इनकम इफेक्ट। यदि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस जो है कम हुई है, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जब हम 100 रुपीज दिया करते थे और अब हमें उसके लिए 90 रुपीज देना पड़ रहा है, दैट मीन्स 10 रुपीज जो है वो हमारी इनकम सेव हो रही है। इसी को ही हम बोलते हैं रियल इनकम। रियल इनकम बढ़ेगी, अब वो 10 रुपीज जो है मैं एक्स्ट्रा खरीदने में यूज करूंगी, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है बढ़ेगी कि और ज्यादा खरीद पाए। ठीक है, तो ये इनकम इफेक्ट जो है इम्पैक्ट करता है डिमांड कर्व को। फिर चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स का नंबर चेंज होता है, इंक्रीज हो सकता है यदि प्राइस जो है कम होता है तो जो न्यू कंज्यूमर्स हैं वो भी क्वांटिटी जो है खरीदना पसंद करेंगे, दे विल परचेज द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें मोबाइल की, है ना, यदि मोबाइल जो है पुअर कम्युनिटी के पहुंच से बाहर है, यदि हम बात करें प्राइस ऑफ मोबाइल जो है 20,000 है, लेकिन यदि इसका प्राइस जो है रिड्यूस होके 10,000 हो जाता है तो ऑब्वियसली एज ए कंज्यूमर्स जो 20,000 की नहीं खरीद पाते थे लेकिन अब 10,000 होने पर उसका प्राइस जो है वो खरीद पाएंगे, दैट मीन्स वो एंटर करेंगे, दैट मीन्स उसकी डिमांड जो है बढ़ेगी। तो ये इम्पैक्ट करता है। देन डिफरेंट यूसेस ऑफ कमोडिटीज भी डिमांड को इम्पैक्ट करती हैं, उसकी डिमांड बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मिल्क की, यदि मिल्क का प्राइस जो है कम होता है तो मिल्क से जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्ड बटर, इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनका यूसेज जो है बढ़ेगा, उनकी डिमांड जो है बढ़ेगी, इसलिए स्लोप जो है डाउनवर्ड होता है।
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कॉफी एंड टी इज द बेस्ट एग्जांपल जो हम लेते हैं। यदि टी का प्राइस जो है बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कॉफी की डिमांड जो है ज्यादा हो जाएगी। तो ये भी जो है डिमांड कर्व को, स्लोप को जो है राइट साइड जो है टर्न करती है। अब इसको यदि हम डायग्राम वे में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हियर वी आर हैविंग अ प्लेस। ठीक है, हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम एक्स बोल देते हैं और इसको जो है हम वाई बोल देते हैं। यहाँ पे हम प्राइस का पैमाना तय कर देते हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी का पैमाना तय कर देते हैं। अब बहुत आसानी से यदि हम ये समझें, क्वांटिटी को हम लिख देते हैं यूनिट्स में और प्राइस को लिख देते हैं हम रुपीस में। ठीक है, अब जब हमने एक क्वांटिटी डिमांड की तो उसके लिए हमें प्राइस देना पड़ रहा था, दैट मीन्स हमें ज्यादा प्राइस देना पड़ता था, दैट इज 4 रुपीज। ठीक है, यानी एक क्वांटिटी जब खरीद रहे थे तो कंज्यूमर को कितना प्राइस देना पड़ रहा था, 4 रुपए देना पड़ रहा था, 4 रुपीज। वहीं उसने क्या किया, कंज्यूमर ने क्वांटिटी को डबल कर दिया, यानी अब वो क्वांटिटी जब वो 2 डिमांड करता है तो अब जो है उसको प्राइस थोड़ा कम पे करना पड़ता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं उसको प्राइस जो है 3 पे करना पड़ता है, ₹3। ठीक है, अब वैसे ही उसने क्वांटिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। उसने ये सोचा कि अब मैं 3 खरीद लेता हूँ। अब क्वांटिटी 3 यूनिट जब वो खरीद रहा है तो उसके लिए उसको प्राइस देना पड़ रहा है 2। धीरे धीरे जैसे ही क्वांटिटी जो है वो बढ़ाता जा रहा है तो प्राइस जो है कम होते जा रही है। दैट मीन्स हम देखें कि प्राइस के कम होने पर जो है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, वहीं उसने क्वांटिटी डिमांडेड यदि उसने और ज्यादा इंक्रीज कर दी तो अब उसने देखा कि उसको प्राइस जो है 1 रुपीज जो है देना पड़ रहा है। तो जैसे ही प्राइस जो है कम हो रही है तो हमने देखा धीरे धीरे क्वांटिटी डिमांडेड जो है ज्यादा हो रही है और ये स्लोप जो है कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो इसीलिए ही कहा जाता है कि डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व जो है हमेशा उसका स्लोप जो है डाउनवर्ड की तरफ जाता है। ये अक्सर होता है, एक्सेप्शंस के केस में जो है ये अपवर्ड की तरफ जाता है, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसिक वाली चीज समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इलेसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेसिटी ऑफ डिमांड। और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इलेसिटी ऑफ डिमांड पे। तो यदि हम बात करें इलेसिटी ऑफ डिमांड की तो हमेशा चेंज इन यदि प्राइस होता है या इनकम होती है या फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट की जो उससे रिलेटेड है, यानी सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट है, उसके उस प्रोडक्ट की प्राइस में अगर अंतर आता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा चेंज आता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेसिटी ऑफ डिमांड। यानी प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है बढ़ेगी, प्राइस जो है बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो कम होगी, एज एन इलास्टिक। तो आइए देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड expresses mutual relationship of demand and price of a commodity। elasticity of demand आपको एक relationship बताता है demand and price of a commodity के ऊपर। demand indicates the degree of change in demand caused by change in price। अब demand से इंडिकेशन ये होता है, जब हम इलेसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द चेंज इन प्राइस। यदि प्राइस में चेंज होता है तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होगी। ओके, तो दिस इज द इलेसिटी ऑफ डिमांड। अब हम इसमें ही यदि आगे जाएं तो इलेसिटी ऑफ डिमांड जो है, जो चीज अभी हमने बात की, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड विद द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। यदि प्राइस में चेंज होता है तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड होगा ही होगा, डिमांड में चेंज आएगा। ओके, तो दिस इज नोन एज द इलेसिटी ऑफ डिमांड। अब इलेसिटी ऑफ डिमांड जो है 3 तरीके से जो है इम्पैक्ट करती है। काइंड्स ऑफ इलेसिटी ऑफ डिमांड, तो ये जो है इलेसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो सकती है अलग अलग कारणों से। जैसे यहाँ पे प्राइस से हुई है
तो इसे हम प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। ऐसे ही अलग अलग रीजंस हैं जिसके 3 काइंड्स हैं। एक होता है प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा इनकम इलेसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड, जिसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब भी प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, तो उसी को ही हम प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। फॉर्मूले से यदि हम देखें तो प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू proportion of change in quantity upon proportion in change in price, जो अभी हमने इलेसिटी ऑफ डिमांड में फॉर्मूला लिखा था उसे ही, कि जब भी प्राइस में चेंज आएगा या तो वो बढ़ेगा या घटेगा, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होगी। यदि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी। इसे ही हम प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी होगी डिमांडेड विद द चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो दिस इज प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड, ये नीचे का अंतर आएगा। ठीक है, अब दूसरा इनकम इलेसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है? इट इज द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट स्पेंड ऑन अ कमोडिटी टू द परसेंटेज चेंज इन द कंज्यूमर इनकम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्राइस जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इनकम के चेंज के कारण जो है डिमांड में चेंज आ रहा है, उसी को ही इनकम इलेसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। जैसे कि इनकम इलेसिटी ऑफ डिमांड का मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी परचेज्ड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, यानी ऊपर वाला सिमिलर है, क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, अपॉन चेंज इन इनकम। इनकम की वजह से डिमांड में चेंज आना उसको बोलते हैं इनकम इलेसिटी ऑफ डिमांड, और प्राइस इलेसिटी में प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होना उसको बोलते हैं प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड। ये दो हो गए। अब आते हैं हम तीसरे पे, जिसको कहते हैं क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड? जब आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, कि सब्सटीट्यूशनल प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, कि उसके बिहाफ पे आप दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हो यदि उसकी प्राइस जो है हाई होती है। तो यदि रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस जो है कम होती है, तो जो है क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, यही होता है क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड। आइए देखते हैं। इट अराइजेस इन द केस ऑफ इंटररिलेटेड गुड्स। इंटररिलेटेड गुड्स सच एज सब्सटीट्यूट्स, जैसे कि टी कॉफी हमने बहुत बार एग्जांपल लिया है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी कॉसेज द चेंज इन डिमांड फॉर द अनदर। एक की प्राइस में चेंज होना दूसरे की डिमांड में इम्पैक्ट करता है, दैट इज क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड। यदि हम इसको फॉर्मूले से देखें तो क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? proportionate change in purchase of commodity A upon proportionate change in the price of commodity Y। Y के प्राइस में चेंज आएगा तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो यही होता है क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड। और सब्सटीट्यूट के केस में क्या होगा कि प्राइस कम हो रही है तो दूसरे की डिमांड जो है बढ़ जाएगी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा? यस, ये वाई से वर्सा होगा, उल्टा होगा। तो यही होती है क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड। यानी हमेशा आपके फॉर्मूले में क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है ऊपर आएगी, सेम आएगा तीनों में, और नीचे यदि प्राइस इलेसिटी की बात करेंगे तो चेंज इन प्राइस लिख देंगे आप। यदि इनकम की बात करेंगे तो प्राइस की जगह इनकम आ जाएगा, और यदि क्रॉस इलेसिटी की बात करेंगे तो आप प्राइस ऑफ इंटर रिलेटेड गुड्स लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे कमोडिटी वाई लिखी है। ठीक है, तो ये होती है तीनों टाइप की इलेसिटी ऑफ डिमांड। अब कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेसिटी ऑफ डिमांड की चेंज क्यों होती है क्वांटिटी डिमांड में? जब किसी की प्राइस में चेंज हो जाता है, या इनकम में चेंज हो जाता है, या फिर इंटर रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज आ जाता है, तो क्यों ये फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं? लेट अस सी। नेचर ऑफ कमोडिटी, कभी कभी कमोडिटी का नेचर ऐसा है कि प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड हम खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें हमारी नेसेसिटी के गुड्स की, है ना, यदि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा कम होती है
तो भी हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी नेसेसिटी ही उतनी है ना। लेकिन वही हम बात करें तो यहाँ पे जो है इनलेस्टिक हो जाती है डिमांड, ये एक इसका फैक्टर है। वहीं हम लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करें, लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसका प्राइस यदि कम होता है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो है दैट विल बी इलास्टिक वाला जो उसका फॉर्मूला है वो काम करेगा। देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑब्वियसली इंपैक्ट करती है, यदि प्राइस कम हुआ है तो डिमांड जो है उसकी इलास्टिक होगी, चेंज इन डिमांड होगा ही होगा। देन प्रोपोर्शनल ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर यदि आपका खर्च हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे अभी नेचर ऑफ कमोडिटी की हम बात कर रहे थे कि आपका सॉल्ट हो गया या मैच स्टिक हो गई, यदि इनकी प्राइस जो है यदि बहुत ज्यादा भी अगर कम हो जाती है, हम देखें कि यदि सॉल्ट जो है आपको लगभग 30 रुपीज kg मिल रहा है और उसकी प्राइस जो है सडन 10 रुपीज kg हो गई, तो भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं इनइलास्टिक, वो इलास्टिक नहीं हो पाएगा। ये जो है बेसिक कमोडिटीज में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन वहीं जो है प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा या यदि आपकी इनकम बढ़ती है तो ओके। तो दिस इज द थिंग। सेवरल यूसेस ऑफ कमोडिटी, जैसे कि हमने देखा मिल्क का जो है सेवरल यूसेस होता है फॉर कर्ड मेकिंग, बटर और बाकी की जो चीजें हम बनाएंगे, तो उससे जो है ऑब्वियसली चेंज इन डिमांड होगा। ठीक है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनिंग द परचेस ऑफ अ कमोडिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक हो सकती है, हो सकता है कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो वो अपनी जो प्रोडक्ट उसको परचेस करना है वो उसको क्या कर ले, पोस्टपोन कर ले। तो ये जो है इम्पैक्ट करती है। देन हैबिट, यदि किसी की हैबिट है सिगरेट की, है ना, वी शुड नॉट कंज्यूम दिस, लेकिन हम एग्जाम्पल के माध्यम से यदि इसको समझें कि किसी की हैबिट है कि वो अल्कोहल कंज्यूम करता है या सिगरेट कंज्यूम करता है, तो उसकी डिमांड पे कोई वैसा प्रभाव नहीं आएगा कि कम हो रही है तो वो ऑब्वियसली कम हो रही है तो वो परचेज करना पसंद करेगा, लेकिन ह्यूज लेवल पे नहीं करेगा, बिकॉज हैबिट है तो उसको प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है। ओके। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के कारण जो है इलेसिटी ऑफ डिमांड जो है इम्पैक्ट करती है, जैसे हमने टैक्सेशन पॉलिसी की बात की थी। ऑब्वियसली टैक्स अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ज्यादा लगता है तो कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे इम्पैक्ट आएगा। लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, यदि इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांड में चेंज इन द सेंस कि डिमांड जो है बढ़ेगी। तो दिस so these are the things which affect the elasticity of demand। ये क्वांटिटी डिमांड में हमेशा जो है इम्पैक्ट करती हैं कि किस टाइप की कमोडिटी है। यदि बेसिक नेचर की है तो वो इम्पैक्ट नहीं करेगी, लेकिन लग्जरियस आइटम है तो वो इम्पैक्ट करेगी। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, टोटल एक्सपेंडिचर आप कितना खर्च करते हैं वो इम्पैक्ट करेगा। तो इन तरीके की चीजें जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व्स, एक्सप्लेन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है तो वो देखते हैं हम। इट इज अ कर्व ऑन विच ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज गिव अ कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन। इट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल विच इज अ लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कमोडिटीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है कि कोई भी कंज्यूमर है उसकी इनकम सेम है और उसके पास कुछ कॉम्बिनेशन है, या तो वो ये प्रोडक्ट ले ले या तो ये ले ले, या इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी ले ले और इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी ले, तो उसके पास जो कॉम्बिनेशन रहता है विद द सेम इनकम वो उसे तो भी इक्वल सेटिस्फेक्शन देती है। इसे ही हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब पढ़ के देखते हैं। इट इज अ कर्व ऑन विच ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमोडिटीज, जो भी कॉमोडिटीज का कॉम्बिनेशन है उससे कंज्यूमर को क्या मिलता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। इट इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल। ये जो है एक तरीके से डायग्रामेटिक वे में आपको दिखाते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल, जिसमें आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन कॉमोडिटीज की दिखाते हैं, दो या दो से ज्यादा जो है कंज्यूमर जो है ले सकता है, बट स्टिल उसको जो है सेटिस्फेक्शन जो है सेम लेवल का मिलता है। अब यदि हम फीचर्स देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व कि इसमें क्या कंटेंट्स हैं,
तो सबसे पहले इट ऑलवेज स्लो डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट जो है स्लो डाउन होगा। ओके, इट नेवर कट ईच अदर, यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट रहेगा ये बिल्कुल भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तीसरा, इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन से वो हमेशा कॉन्वेक्स वे में रखेंगे, यानी इस तरीके से कुछ आपको उसका रूप दिखेगा, है ना, ऐसे स्पीयर शेप में आपको दिखेगा, जिसको जो है अभी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास कोई कंज्यूमर है, उसकी इनकम सेम है, उसके पास जो भी अमाउंट है, और वो चाहता है कि उससे उसने एक कॉम्बिनेशन बनाया, लेट अस टेक कि वो चाहता है या तो वो एप्पल खरीदे या फिर ऑरेंजेस। ओके, अब वो एक कॉम्बिनेशन ये बनता है, यदि वो एप्पल एक खरीदता है तो ऑरेंज जो है वो 10 ले सकता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनता है, यदि वो एप्पल की क्वांटिटी जो है बढ़ाता है तो वहां पे ऑरेंजेस की क्वांटिटी जो है उसको कम करनी पड़ेगी, दैट विल बी 7। फिर वहीं तीसरा कॉम्बिनेशन जो है, यदि एप्पल की क्वांटिटी जो है वो 3 करता है तो यहाँ पे जो है वो 5 ऑरेंजेस ले सकता है, ये उसके पास सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है। चाहे वो ए लेगा तो भी उसको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे वो बी लेगा तो भी उसको इतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और थर्ड कॉम्बिनेशन करेगा तो भी उसको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये बोलता है आपका इंडिफरेंस कर्व। अब यदि हम इसको कर्व में डायग्राम में बना के देखें तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑरेंजेस और यहाँ पे ले लेते हैं हम एप्पल। ओके, अब उसने क्वांटिटी डिमांड की यदि 1, नीचे की तरफ लिखते हैं ताकि हमें क्लियर दिखे। ओके, क्वांटिटी डिमांड यदि 1 की तो ऑरेंजेस यदि हम लेट अस मेक यहाँ पे 1 ऑरेंज कर देते हैं, 5 ऑरेंजेस कर देते हैं, या 3 ऑरेंजेस कर देते हैं, 5 7 10, और ये 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, अब एप्पल की वो एक क्वांटिटी जब लेता है तो ऑरेंजेस की कितनी ले सकता है, दैट विल बी 10। ठीक है, तो इसको जो है हम ऐसे जोड़ लेते हैं। फिर वहीं दूसरा कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करें तो जब वो एप्पल 2 लेता है तो ऑरेंजेस की क्वांटिटी कितनी ले पाएगा, दैट विल बी 7। ठीक है, ये कर लेते हैं। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, जब वो एप्पल की क्वांटिटी 3 करता है तो जो है उसको 5 ऑरेंजेस जो है वो ले सकता है। तो इस तरीके का जो है अब हम इसका कर्व बनाएं तो ये कर्व जो है आपका हमेशा इस तरीके से जाता है। यदि अभी और ज्यादा कॉम्बिनेशन होते तो वो पूरा सर्कल इस तरीके से स्पीयर वे में निकलता। तो पहला जो फीचर है कि ये हमेशा डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता है, तो ये हमारा लेफ्ट टू राइट गया। ओके, दूसरा, इट डज नॉट कट ईच अदर, कहीं कोई कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन से जो है वो इस तरीके का रूप जो है स्पीयर जैसा ले लेता है। तो ये होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व और उसके फीचर्स। ओके दोस्तों, विद दिस थैंक यू फॉर द सेशन।